गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान के आगे की जो अपक्रियाएं हैं उनको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी अपक्रिया सीखने वाले हैं यहाँ पर? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परिभाषा को नोट करेंगे, फिर इसके बाद भाई इसके उदाहरण को भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो भाई इसकी परिभाषा में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया में। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, रासायनिक आयनों का आदान प्रदान किया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है भाई? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ऐसे लिखेगा, कहलाती है। ठीक है भाई। इसी द्विविस्थापन अपक्रिया को और भी चीज में कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाल के लिख लेंगे। नोट में क्या लिखना है? नोट में भाई आपको यहाँ पर नोट में लिखना है यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। भाई द्विविस्थापन अपक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। इसको नोटेड काम हम लोग लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को अवक्षेपण किसमें? क्योंकि इसमें एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। किसको भाई? द्विविस्थापन अपक्रिया को। तो भाई यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, Na2SO4। क्या लिखा हुआ है भाई आपका? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ठीक ना भाई। इसके साथ में एक और पदार्थ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। BaCl2 यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। जब अपक्रिया करेंगे यहाँ पर तो आपका बनेगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है ना, NaCl इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, प्लस सोडियम क्लोराइड के बाद बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, BaSO4। क्या बनेगा यहाँ पर? बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। तो भाई ये आपका उदाहरण है इसमें। अब उदाहरण को हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कैसे हो रहा है इसमें।
ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है भाई आपका, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये अभी संतुलित नहीं है, इसको हमें संतुलित भी करना है, क्योंकि जब तक हम संतुलित नहीं करेंगे हमें जो होता है सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर यानी ए जो है 2 है इधर, और इधर आपका यानी कितना है आपका 1 है। Cl देखेंगे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 1 है। यहाँ पे देखेंगे आपका बी 1 है सुपर, यानी ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग 2% आगे लगा देते हैं, पीछे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसका रीजन है ना, क्योंकि Na और Cl ना ये 17 नंबर पे होता है, इसकी संयोजकता -1 होती है। 17 नंबर वाले की संयोजकता कितनी होती है, -1 ना, क्योंकि सब 17 को तोड़ेंगे तो 2 कामा कितना 8, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया ना, 8 2 कितना हो गया आपका 10। फिर आगे जब जाएंगे हम लोग तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, 10 7 कितना हुआ 17। भाई जब 7 होता है ना तो इसको हम लोग 8 में से क्या करते हैं भाई माइनस, यानी 7 को 8 में से माइनस करेंगे, -1 बचेगा। तो क्लोरीन की जो संयोजकता है आगे हम इसको पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है ना। अभी भाई शुरुआत में 9 में भी पढ़ा दिए थे, आगे भी इसके बारे में पूरा हम आपको पढ़ा देंगे, कैसे -1 कैसे +2 आता है। अभी अगला चैप्टर कार्बन आपका आने वाला है, वहां से हम संयोजकता को आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे माइनस का कितना बना आपका 1। और भाई सोडियम को अगर आप देखते हैं तो ये 11 नंबर पे होता है। 11 नंबर वाले को देखेंगे तो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे 11 नंबर में 2 कामा कितना 8 2 10 और 1 बच रहा है, तो 1 किसका होता है प्लस का। अब भाई ये प्लस माइनस जब हो जाते हैं तो क्या बनते हैं आपके उदासीन, तो यानी क्या बनेगा सूत्र इसका Cl। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा लेंगे यहाँ पे ना। तो अब देखिए प्रश्न पे आइए, कह रहा है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया आपकी कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी अपक्रिया कहलाती है भाई आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। भाई द्विविस्थापन अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर भाई आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, देखिए ये जो लिखे हुए हैं ना ये सब आपके छोटे छोटे आयन है, ठीक है ना। हमने देखा क्या सोडियम सल्फेट था, क्या था आपका यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, और क्या था आपका बेरियम क्लोराइड था। जब आगे आपका बनाने निष्कर्ष जब प्राप्त हुआ तो क्या हुआ आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या था आपका सोडियम सल्फेट था, क्या हो गया आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, यानी इसका जो आयन था इसके साथ में हो गया और इसका जो आयन था इसके साथ में हो गया। तो इसी अपक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाए कि भाई इसका आयन दूसरे के साथ चला जाए और दूसरे का आयन इसके साथ में आ जाए ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सोडियम के साथ में Cl हो गया और भाई बेरियम के साथ में SO4 हो गया। तो क्या बना आपका सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो भाई इस उदाहरण को नोट कर लेंगे, किसमें नोट कर लेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया में ना। फिर हम लोग अगली अपक्रिया यहाँ पे सीखेंगे। आपकी अगली अपक्रिया चलने वाली है उष्मा क्षेपी उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माक्षेपी अपक्रिया चलिए भाई परिभाषा में आ जाइए उष्माक्षेपी अपक्रिया के। नीचे वाला हो गया उदाहरण सबका, भाई उदाहरण को अच्छे से नोट करना है। ठीक है, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करेंगे भाई, हम आगे अभी ले चलेंगे इन सबको, आगे दिखाएंगे इसको कैसे बन रहा आपका ये। चलिए भाई परिभाषा में आ जाइए, कौन सी अपक्रिया होने वाली यहाँ पे उष्माक्षेपी क्षेपी, ठीक ना, मतलब भाई यहाँ पे उष्मा निकलने वाली है। और उष्मा शोषी मतलब उष्मा का क्या होने वाला है अवशोषण, इसका जस्ट दूसरा अपक्रिया है उष्माक्षेपी उष्मा शोषी। भाई शब्द में ही छुपा है, शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे भाई उष्मा का मतलब होता है गर्मी,
और भाई क्षेपी का मतलब होता है निकलना, यानी जिस अपक्रिया में उष्मा भी निकलती है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया, और जिसमें उष्मा नष्ट होती है यानी खत्म करती है, यानी खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, तो भाई इसकी परिभाषा को नोट करेंगे, लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं परिभाषा में कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें वही अभिकारक को मिला उत्पाद के साथ साथ में, यानी जो उत्पाद आपको प्राप्त होता है उत्पाद के साथ साथ वही उष्मा भी उत्पन्न है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। भाई परिभाषा थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, भाई नोट नहीं करना है, भाई सुने रहिए, क्योंकि कई कई परिभाषाओं में थोड़ा सा और भी प्रकार का है, तो हम लोग अथवा डाल करके भाई उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग और भी लिख सकते हैं इसको। भाई लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा आपका यहाँ पर कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रही हो, उष्मा उत्पन्न हो रही हो, भाई उसे भी हम लोग क्या कहते हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो भाई इसको नोट नहीं करना है, हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुकों में हर बुक में थोड़ी थोड़ी करके चेंज करके परिभाषाओं को देता है। ठीक है ना, तो भाई हम लोग पहले वाले पर ही रहते हैं यहाँ पर। अब भाई हम लोग यहाँ पर उदाहरण को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं उदाहरण। भाई ये हंसने की बात नहीं है, भाई ये हमने लिखा था इसलिए कि भाई आप समझ पाए, क्योंकि बुकों का मेथड चेंज है। भाई पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं भाई सब लोग अपने अपने मेथड के अनुसार पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो भाई ऐसा आपको ना फील महसूस हो कि भाई वहाँ पे जो परिभाषा थी वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ थी ना, इसलिए आप लोग ध्यान से समझना है कि भाई ऐसा भी लिख सकते हैं, और उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यदि उष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया का कि हमें किस प्रकार से उष्मा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर कार्बन, इसको लेते हैं यहाँ पर कार्बन सी को, ठीक है ना, और इसकी अपक्रिया कर देते हैं क्या के साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2, यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना, और क्या बनने वाला है भाई आपका यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई
ऑक्साइड, ठीक है ना, और साथ में 0.994, ठीक है ना, 0 पॉइंट कितना 94, नहीं इससे ज्यादा निकलती है 9.9, यानी क्या करते हैं 94, यानी क्या करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 94.0, इतनी क्या निकलती है यहाँ पर आपकी उष्मा। यानी जब हम लोग कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो भाई यहाँ पे 94% हमें क्या मिलती है भाई उष्मा, मतलब इतनी कैलोरी उष्मा हमको प्राप्त होती है, कैलोरी उष्मा, ठीक है ना, प्राप्त होती है इतना पूरा आपकी, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई कार्बन, कार्बन सभी चीजों में विद्यमान होता है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ना, हर एक वस्तु में क्या मिलता है आपको कार्बन। भाई ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जैसे हम लोग फूंक मारते हैं ऐसे मुंह से जैसे भाप को निकालते हैं बाहर ना, तो बाहर निकालते हैं तो क्या होता है भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, क्योंकि हमारे अंदर क्या रहता है कार्बन, और जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और दोनों का अंदर जाके क्रिया होता है तो क्या बन जाता है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम फूंक मारते हैं अपने हाथ पे फूंक मार के देखिए, आपका उत्तम भाग जो होगा ना गरम गरम महसूस हो जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या देखा होगा और भी देखे होंगे ना, जैसे आंख में जब चोट वगैरह लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं भाई सूती जो कपड़े होते हैं उससे हम लोग उसको भाप बना के देते हैं, तो भाप क्या होती है गर्म चीज होती है ना, तो गर्म किसकी वजह से होती है भाई ये उष्मा की वजह से, यानी जहाँ पे उष्मा होगा वहीं पे गर्मी होगा आपका, ठीक है। तो जो हम लोग उष्मा भाई फूंक मार के निकालते हैं वो क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें क्या होता है भाई 94.0 पॉइंट क्या होता है आपका कैलोरी उष्मा उसमें आपकी निकलती है, ठीक है। तो ये आपके किसका हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण हो गया। इसके साथ में एक इसकी और भी अभिक्रिया है उसको भी नोट कर लेते हैं, पहले ये वाला उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे उसके बाद आप लोग उष्मा, क्या हेडिंग डालने वाले भाई आपको, उष्माक्षेपी हो गया, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा की कमी हो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ भी उदाहरण को देखेंगे हम लोग कि भाई वे कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई उष्मा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, अब हम लोग देखेंगे उष्मा की क्या हो जाएगी यहाँ पर कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या तो फिर ले लेते हैं यहाँ पर भाई कार्बन और सल्फर, क्या लेते हैं यहाँ पर कार्बन और प्लस यहाँ पर सल्फर, यानी यस, ठीक है ना। लेकिन जो सल्फर यहाँ पर है भाई 2% मिलाते हैं और कार्बन को 1% मिलाते हैं, और जब दोनों की अभिक्रिया करते हैं यहाँ पर तो बनता है आपका, क्योंकि कार्बन और सल्फर के साथ में देखेंगे तो कार्बन और सल्फर का जब अभिक्रिया होता है तो ये होता है CH2,
ठीक है ना। और इसमें कितने % ऊष्मा की कमी होती है, कितना लिखा हुआ है बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया आपका 20,000। ठीक है ना। इतनी कैलोरी ऊष्मा की कमी होती है। ठीक है ना। इतनी कैलोरी ऊष्मा क्या हो जाती है आपकी, भाई कम हो जाती है, यानी अवशोषित हो जाती है। ठीक है ना। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण को हम लोग यहाँ पे समझ के चलेंगे। मेन आपकी परिभाषा है कि भाई ऊष्मा शोषी क्या है और ऊष्मा छिपी क्या है। भाई एक में ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे में ऊष्मा का क्या होता है, आपका अवशोषण हो जाता है। यहाँ पे ऊष्मा शोषी हो गया, ऊष्मा छिपी हो गया, और भाई विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सभी क्रियाएं आपकी यहाँ पर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर भाई सीखने वाले हैं आगे आपके लिए ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन को देखेंगे इसके आगे।